स्वागत है इस नए वीडियो में। मैं रोहित देसाई, को फाउंडर ऑफ जेबी एक्सपर्ट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो जब भी आपको कोई एक्सट्रीम सर सब कुछ मिल जाना चाहिए, मुझे इससे अच्छा कोई और नहीं है, ऐसा वाला बताइए, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो है जो आपके लिए सब कुछ करेगा। लिमिटेड लाइबिलिटीज़ है, बाकी सारे एडवांटेजेस हम देखते हैं इसमें क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। ये कंपनी आपके लिए बेहतर है अगर आपके पास कंप्लाइंसेस की कॉस्ट, मतलब जो खर्चे होते हैं इसके, जो सीए को देने होते हैं, गवर्नमेंट की फीस होते हैं, ऑडिटिंग रिपोर्ट्स वगैरह होता है, तो ये सारी चीज़ें कराने के लिए करीब करीब 50 से 60 हज़ार का खर्चा आपको बैठेगा साल भर का। अगर आपको लगता है कि हाँ इतना मुझे है सर मैं करवा लेता हूँ, तो फिर आप ये चुन सकते हो। तो देखते हैं इसमें क्या क्या फ़ायदा है और ये आपके लिए सही है भी या नहीं, ये देखते हैं। ये उनके लिए फ़ायदा है जिनकी लिमिटेड लाइब्रेरी चाहिए। कोई सर कंपनी में जो भी दिक्कत आए वो मेरे तक ना आए, तो फिर ये आपके लिए है। और इसके अलावा अगर आपको किसी और से पैसे लेने हैं, अभी मान के चलिए आपको कोई प्रोजेक्ट आ गया और आप पैसे चाहते हो, तो आपके पास कुछ और चीज़ें नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, कंपनी की हिस्सेदारी ही बेच सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि सर मेरी कंपनी के 2% या 3% ले लो और मुझे इतना पैसे चाहिए ये प्रोजेक्ट के लिए, और वो आप इन्वेस्ट कर दो। तो कंपनी की हिस्सेदारी उनको दे दी, पैसे आपने ले लिए। फिर ये पॉसिबिलिटी है कि कल जाके आपको अगर वो शेयर्स वापस लेने हैं तो वो भी आप खरीद सकते हो एट वॉट एवर द प्राइस वो आपको पूछ रहे हैं। तो एक बार बेच दिया तो दोबारा खरीदोगे तो ऑटोमेटिकली वो होता है ना, गलती से अगर किसी कुछ चीज़ बेच दी हमने, फिर आगे जाके हमें वो वापस चाहिए, तो फिर उसके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा कॉस्ट भी रहेगा, या कभी कभी वो चीज़ें मिलेगी भी नहीं, ऐसी वाली चीज़ें होती है। तो कंपनी की हिस्सेदारी बांटते मत घूमना। तो अगर हिस्सेदारी बांट सकते हो बहुत अच्छी बात है, मगर ये सबको नहीं बांटना होता है, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे आपको थोड़ा कम पैसे मिलते हैं पर शेयर पर परसेंटेज के वैल्यूएशन के हिसाब से। कंपनी की एक वैल्यूएशन की कैलकुलेशन मैं अगली वीडियोस में बताऊंगा, मगर ये देखना कि कंपनी का वैल्यूएशन कैसे बैठेगा, क्या है क्या हिसाब रहेगा, देन आप उसको प्लान आउट कर सकते हो। तब तक हिस्सेदारी बेचने की थोड़ी मिनिमम रखना कि घर वालों को कहीं बेच रहे हो तो ठीक है, थोड़ी इनिशियली आपको 10-25 लाख का जो ज़रूरत है वो आप लेके शुरू कर सकते हो। तो इसमें लॉन्ग टर्म अगर आप प्लान कर रहे हो, तो कोई फैमिली में किसी को बाहर अगर मुझे कुछ हो गया, ये कंपनी किसी और को देना है, ठीक है, आप अपने बीवी बच्चों को यहाँ पे ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यूटी चलती रहेगी। एज ए ये सेपरेट एंटिटी बन जाती है, राइट। यहाँ पे कभी वो दिक्कत नहीं आएगा कि सर मैं चला गया तो मेरे साथ कंपनी भी चली गई, वो नहीं होता है यहाँ पे। जब भी आपको कुछ भी हो गया तो कंपनी बोर्ड मीटिंग रहेगा, बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे, जो भी करंट स्टेक होल्डर्स है वो आपके जो नॉमिनी है या उनको जो आपने ऑलरेडी ऐड कर रखा है उनको वो डायरेक्टर बना देंगे और वो बिजनेस चलाएंगे, राइट। तो फिर इसमें ये मेन स्ट्रक्चर रहती है। फिर इसमें अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है बिजनेसेस की या कॉस्टिंग का या कुछ और चीज़ों का, और ये पूरी वेल स्ट्रक्चर्ड कंपनीज है, इससे बेहतर तो कोई और है ही नहीं। और इसमें कंप्लाइंसेस भी हो गया, रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए, काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं कंप्लाइंसेस, आपको बहुत बड़ी खर्चा पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा था कि 50 से 60 हज़ार का खर्चा तो आपको साल भर का कहीं का नहीं गया। तो मैंने देखे हैं कि बड़े बड़े कंपनीज में और भी ज़्यादा लगता है, और बाकी इसके अलावा भी और खर्चे होते हैं, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। खर्चे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर मुझे बेस्ट चाहिए तो ये कंपनी आपके लिए है। तो इसमें किनको ये नहीं जमेगा, हर चीज़ सबको नहीं जमेगा। तो इसमें कितने, अभी देखो सर मैं ना ऐसे ही करता हूँ कि किसी को पैसे दे दिए, किसी को कहीं कहीं पे लिखा नहीं, कहीं पे कोई बताया नहीं, तो मुझे इतना वो स्ट्रक्चर्ड नहीं चाहिए, इतना वो लिमिटेशन नहीं चाहिए। तो फिर आप प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप या हाँ उन दोनों में रुके रहिए तो वो चल जाएगा। क्योंकि जब भी आप एलएलपी हो या प्राइवेट लिमिटेड में आते हो या पब्लिक लिमिटेड में आते हो, तो फिर ये सारी कंप्लाइंसेस आप ऐसे भी किसी को, देखो ऑफिस के लड़के को भी अगर आप कंपनी का पैसा दे रहे हो, उसे ओजर साइन कराओगे कि हाँ भाई मैंने ये पैसे आपको इसके लिए दिए हैं, और सारी ट्रांजैक्शन वाइट में होगा, सारी रिकॉर्ड बैंक से होगा। आप किसी भी बैंक खाते से पर्सनल बैंक खाते का खर्चा आप कंपनी में नहीं दिखा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है, ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर रख के आप इसमें काम कराओगे, वरना ये आपके लिए कल जाके ऑडिटर में दिक्कत होगी। अगर यहाँ आप चाहते हो कि नहीं सर मेरा शेयर ना मैं किसी को भी बेच दूँ, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे आप शेयर खरीद सकते हो, बेचने की जब बात आती है ना, तो ये कंपनी बिकेगा जब ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनेगी, आईपीओ लेके आएगा अपना, तब ये कंपनी का शेयर जो ओनर्स जो उन्होंने इन्वेस्ट कर रखे हैं वो अपने शेयर्स बेच पाएंगे, उससे पहले नहीं होगी। अगर करना भी है तो फिर उसके लिए बोर्ड मीटिंग का अप्रूवल आपको लगेगा। इसमें एडवांटेजेस क्या है, मेन चीज़ लाइबिलिटी। सर कंपनी का अगर देखो मैंने कंपनी का शेयर ले लिया, ठीक है, आपकी कंपनी का मैंने हिस्सेदारी ली, कल जाके आपकी कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा एक फाइन पड़ गया,
क्या मैं दूंगा उसमें? कहा मुझे कोई लेना ही देना ही नहीं है, मैंने शेयर ले लिया, कंपनी की हिस्सेदारी मेरे पास है, और जो फाइन आया हुआ है वो कंपनी और आप देखो, हमें कोई इससे कोई लेना देना नहीं है। ये चीज़ सबको लागू होता है जो जो आपकी कंपनी के अंदर पैसे डाल रखे हैं, जो भी फाइन है वो आप मैनेज करोगे, बाकी चीज़ें हमें कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा ये पूरी सेपरेट एंटिटी है, ये खुद अग्रीमेंट कर सकता है, ये खुद अग्रीमेंट ले सकता है, कॉन्ट्रैक्ट करवा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट ले सकता है, किसी के ऊपर केस भी डाल सकता है, किसी के ऊपर केस डलवा भी सकता है एज अ लीगल एंटिटी। ये खुद एक पूरी कंपनी हो जाती है। काफ़ी हम बार बोलते हैं ना यार, बेंगलोर के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने इन्फोसिस के ऊपर एक केस डाला हुआ है, तो वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं उन चीज़ों पे। इन्फोसिस को लीगल नोटिस गए तो क्यों गए, किस चीज़ के लिए गए, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है कि कौन सी चीज़ें किसके लिए है, क्या है, क्योंकि ये पूरी की पूरी सेपरेट लीगल एंटिटी है। इसमें ऐसा नहीं होगा कि नारायण मूर्ति पे कोई केस कर रहा है, ये सीधा होगा इन्फोसिस कंपनी पे। वहाँ के जो भी आज के टाइम पे ओनर्स हैं वो लोग उसको संभालेंगे, उसके अलावा नारायण मूर्ति जी को कोई उसका लेना देना नहीं है, राइट, या मूर्ति फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। फिर इसके बाद ये होता है कि आपको अगर ओनरशिप ट्रांसफ़र करना है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना चाहिए डायरेक्टर रखो, जितना चाहिए पार्टनर्स बना लो, कुछ भी कर सकते हो। हाँ, ऊपर का लिमिट एक रहता है कि 200 के ऊपर आपके स्टेक होल्डर्स नहीं हो सकते, इतना वो ध्यान रखना। फिर बाद में फंडिंग्स बहुत आसान है, एंजल इन्वेस्टर से ले लो, वेंचर कैपिटलिस्ट से ले लो, कोई और कंपनी से ले लो, उससे कोई लिमिटेशन नहीं है, आराम से आप पैसे लेके आप काम करना शुरू कर सकते हो। फिर इसकी एक क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट आ जाती है लोगों में कि हाँ ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये कोई छोटी कंपनी नहीं है, लिमिटेड मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सेपरेट एंटिटी है, अगर कुछ भी गड़बड़ी होगी तो कंपनी की हम लोग देख लेंगे। तो ये वाली चीज़ें चलती हैं। और इसमें काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि आपके नेचर ऑफ द बिजनेस पे डिपेंड करेगा कि आपको क्या टैक्स एग्जेम्पशंस हैं, क्या कैटेगरी में आप फॉलो करते हो। तो लेडीज़ डायरेक्टर्स हैं तो उसके ऊपर एक एग्जेम्पशंस मिल जाती है, लोन अप्रूवल्स अलग मिलते हैं। तो ये एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ये बहुत फ़ायदा होता है। इसके अलावा डिसएडवांटेजेस है ही। तो एक होता है कंप्लायंसेस, इतनी पेपर वर्क करना पड़ेगा ना, इतना बड़ा दिक्कत हो जाएगी। आपका सीए को भी होगा, आपको भी होगा, इसलिए तो सीए ज़्यादा चार्ज करते हैं इसमें। प्रोप्राइटरशिप में क्या है कि आपकी एक बैंक स्टेटमेंट दे दिया तो बात खत्म। मगर यहाँ पे क्या होता है कि सारी चीज़ें ऑडिट होनी चाहिए, एनुअल फाइलिंग होती है, ऑडिट्स होती है, बोर्ड मीटिंग्स होते हैं, जनरल मीटिंग्स होते हैं, ये सारी मीटिंग्स करो, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाओ, फिर वो डेट किस डेट पे आपने किया वो सारे डिटेल्स आप सीए को दोगे, फिर उसको एग्जीक्यूट कराओगे ऑन अ रिकॉर्ड। हाँ, कभी कभी ये सीए तो ऐसे ही सारा सब कुछ सेट अरेंज कर देते हैं, वो मैनेज कर लेंगे आपके लिए, ठीक है। फिर इसका हायर कॉस्ट, क्योंकि ये पूरी स्ट्रक्चर है ना, प्रॉपर स्ट्रक्चर है, इसमें आपको सॉफ्टवेयर लेनी पड़ेगी, टूल्स लेना पड़ेगा, उसका खर्चा अलग से रहेगा, सारा एक्सपेंडिचर्स एक जगह मैनेज होना चाहिए, अगर उसका डेटा आपको 5 साल के लिए रखना पड़ेगा, बहुत सारे डिटेल्स आपको प्रॉपरली स्ट्रक्चरली मैनेज करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप थोड़ी बेजिम्मेदार आदमी हो, कुछ भी कर दिया, कब भी कर दिया, मन के हिसाब से कर दिया, तो अगर आप ऐसे करते हो तो दिक्कत होगी। तो ये उस हिसाब से नहीं चलेगा। तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, जब तक आप पब्लिक नहीं जाओगे या स्टेक्स लेना नहीं देना नहीं चाहोगे, तब तक थोड़ी बहुत आप अपनी डॉक्यूमेंट्स बुक्स वगैरह ठीक से रखो, क्योंकि कल इन्वेस्टर्स भी यही देख के ही आपके पास इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि कंपनी की पूरी वैल्यूएशन उसी पे डिपेंड करेगा कि आपका खर्चा कम होना चाहिए, आपका इनकम बढ़ना चाहिए, आपका प्रॉफिट रेशियो रेगुलर होना चाहिए, मल्टी बिजनेस मॉडल होना चाहिए, मल्टी कस्टमर्स होना चाहिए, ये बहुत कुछ चीज़ें मैटर करता है जब कोई इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है। तो फिर दूसरी इसमें डिसएडवांटेजेस क्या है कि आप बोर्ड अप्रूवल के बिना आप किसी को भी शेयर बेच नहीं सकते। तो ये दिक्कत आपको आ जाती है कि अगर मुझे पैसे सर मैंने इन्वेस्ट किया कंपनी में, और अभी मैं मान के चलो मेरे पास इन्फोसिस का शेयर है, तो मैं अभी बेचना चाहूँ, मैं स्टॉक मार्केट में जाऊँ बेच दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। प्राइवेट में क्या होता है कि अगर मुझे किसी को कुछ बेचना है ना शेयर्स अपनी, तो मैं ऐसे ही नहीं बेच पाऊंगा, मुझे ना बोर्ड अप्रूवल चाहिए, फिर बोर्ड वो खरीदेगा, मुझे पैसे देगा, फिर बाद में वो किसी और को बेचेगा, तो वो चीज़ बोर्ड करता है। तो नॉर्मली बोर्ड मतलब वही है जो लोग उनकी कंपनी चला रहा है, तो ये अप्रूवल चाहिए होगा, तो आपके लिए वो करेंगे क्या, ये मैटर करता है। एक बार कंपनी में पैसे आ गए तो शेयर्स आप ले लिया तो हो गया। नॉर्मली आप जब तक वो आईपीओ पे नहीं जाता है तब तक वो शेयर्स आपके पास रहेंगे, ये नॉर्मल वैल्यूएशन रहती है। अगर इसमें बीच में कहीं पे आपको ये करना है कि हाँ मुझे किसी और को बेचना है, नहीं अभी मुझे पैसे चाहिए, तो फिर वो आप देख सकते हो। और अगर चाहते हो तो फिर ये शेयर्स आप कोई है किसी और को चाहिए तो फिर बोर्ड अप्रूवल लेके आप उनको ट्रांसफ़र भी करा सकते हो, मगर इतना आसान नहीं रहेगा क्योंकि सारी डॉक्यूमेंटेशन मैनेज करनी होती है।
फिर इसके बाद एक बड़ी डिसएडवांटेज यहाँ पे है, ये कोई छुपा छुपा बिजनेस नहीं रहेगा, राइट। हम बोलते हैं ना, छुपा छुपा के मैंने कुछ भी खा लिया, कुछ मतलब बिजनेस ऐसे चला रहे थे कि किसी को कुछ पता नहीं चला या हम कैसे बिजनेस चला रहे हैं। मगर यहाँ पे क्या होगा कि सारा कच्चा चिट्ठा खुल जाता है कि पूरी डेटा आपने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में फाइल करोगे और वो सारा डेटा बाहर पब्लिकली भी अवेलेबल रहेगा। और वहाँ से कोई भी वेबसाइट में आज के टाइम पे आप देख सकते हो, काफ़ी वेबसाइट्स हैं जो आपको ये सारे डेटाज आपको दे देते हैं। तो फिर उसमें कोई स्टेक होल्डर है, कोई वो है, ये सब चीज़ें आप देख के काम करना शुरू करोगे। फिर इसमें दिक्कत दूसरा आएगा कि अगर आपको कंपनी बंद करनी है तो उसमें भी टाइम लगेगा, उसका भी खर्चा अलग है। इतना फटाक से नहीं कि एक जीएसटी आपने बंद कर दिया तो कंपनी बंद हो गई। इसमें बहुत कुछ पूरी स्ट्रक्चरली आपको टाइम देना पड़ेगा और वो सारे खर्चे उठाने पड़ेंगे, फिर आपको कंपनी बंद हो गई। इसका अभी रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, 2 डायरेक्टर होना मैंडेटरी है अगर ये आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर रहे हो। अगर इसमें ओपीसी एक ऑप्शन आता है, 1% कंपनी, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है मगर 1% कंपनी है, उसमें एक डायरेक्टर चल जाएगा। उसके बाद आप कैपिटल रिक्वायरमेंट्स अगर आपको है तो 1 लाख मिनिमम है, उतना आप डाल के आप कंपनी शुरू कर सकते हो। फिर रजिस्ट्रेशन ऑफिस के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ेगा, एड्रेस प्रूफ, एज अ फिजिकल ऑफिस हमारी यहाँ पे है और इस जगह से हम लोग ऑफिस बिजनेस चला रहे हैं। फिर उसके बाद कंपनी का नाम, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और काफ़ी कंपनीज ऐसे भी होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट्स देते नहीं है प्रोपरेटर्स या छोटी कंपनीज के लिए, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मिनिमम चाहता है, तभी भी आपको ये फ़ायदा देगा। और दूसरा, एक कंपनी का नाम भी वजन पकड़ेगा कि हाँ ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कोई ऐरा गैरा कंपनी हमने नहीं बना रखा, राइट। तो इसके अलावा इसमें स्टेप्स क्या होती है, पहली चीज़ आपको डीएससी लेनी पड़ेगी। कोई डीएससी का खर्चा अलग सा रहता है, तो डीएससी आपको लेना पड़ेगा। उसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह वगैरह। उसके अलावा आपको डिन लगेगा, एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लगेगी। वो नॉर्मली ये सारे सीए आपको करा के दे देंगे, मगर ये सारी चीज़ें होती है। फिर उसके बाद आप एक नाम चुनते हो कंपनी का। फिर वो कंपनी का नाम आप सीए को बताओगे विथ प्रॉपर स्पेलिंग, उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक मत करना क्योंकि बार बार वो चेंजेस नहीं होता है। तो नाम आपने ले लिया, फिर वो आप सीए को दोगे। फिर वो जाके मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट में चेक करेगा ये नाम अवेलेबल है या नहीं है, कितना चांसेस है आपका नाम अप्रूवल मिल जाएगा, क्या नाम रिजेक्शंस भी आ सकते हैं, क्या बिल्कुल आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको सीए करके बता देगा कि सर ये चीज़ें हो सकती है और ये चीज़ें नहीं हो सकती है, इसमें नाम में कुछ और जोड़ना पड़ेगा या काटना पड़ेगा, वो चीज़ें वो बता देगा। फिर उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान करना शुरू कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है इनकॉर्पोरेशन फाइलिंग। आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं और आपने नाम जो चुना है उसको आप रजिस्टर कराओगे। फिर उसके बाद आता है आपको एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट्स होता है, एमओए एओए, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके फिर उसको आप प्रॉपरली सबमिट करोगे। तो सबमिट करते ही आपको साथ ही साथ अगर आपको चाहते हो कि जीएसटी सर्टिफिकेट, पीएफ, ईएसआई वगैरह वगैरह रजिस्टर करानी है, वो आपके इसके अलावा भी कुछ चीज़ें डिपेंड करेगी कि आपके स्टेट के हिसाब से। अगर आपके स्टेट में अगर कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन या कुछ और चीज़ें लग रही हैं तो फिर वहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, वरना फिर आप जीएसटी रजिस्टर करके आप काम शुरू कर सकते हो। आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, फिर इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के साथ आपको एक यूनिक सीआईएन नंबर मिल जाएगी जो आपकी कंपनी के लिए यूनिक रहेगा। कोई और की कंपनी सेम सीआईएन नंबर पर नहीं रहती है। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, फिर आपका जो सेल्फ अटेस्टेड है वो चाहिए, फिर पासपोर्ट चाहिए। अगर आपका कोई पार्टनर फॉरेन वाले में है, फॉरेन सिटीज़न है, तो फिर उनका अलग सा नोटरीज वगैरह होना चाहिए, तो फिर वो नोटराइज होके फिर वो डॉक्यूमेंट वो डायरेक्टर बन सकते हैं। तो ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स रहेगी। फिर इसके अलावा आपकी जो ऑफिस रेसिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आपके ओनर्स के एनओस के साथ लगेगा। फिर यहाँ पे पोस्ट रजिस्ट्रेशन कंप्लायंसेस क्या करना है, तो यहाँ पे आपको एनुअल मीटिंग करानी पड़ेगी, उसकी सर्कुलेशन, उसकी आरओसी, वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। फिर यहाँ पे काफ़ी सारे जनरल मीटिंग्स और बोर्ड मीटिंग्स की जो मेमोरेंडम्स होती है, मीटिंग्स ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग्स होती है, ये सारी चीज़ें आपको अपडेट कराना पड़ेगा। टैक्स फाइलिंग करनी पड़ेगी प्रॉपरली, जीएसटी का जो भी आपका क्वार्टरली है, मंथली है, उस हिसाब से आपको फाइलिंग करना पड़ेगा। फिर कंप्लायंसेस ऑडिट करना पड़ेगा, जो भी आपके ट्रांजैक्शंस हुए हैं, कितना खरीदी हुई है, कितनी बेचा हुआ है और कितना क्या है, कैश कितना है, लोन कितनी है, डेब्ट कितने हैं कंपनी के ऊपर, ये सारे हिसाब किताब वहाँ पे होना चाहिए। और ये चीज़ें आप रेगुलरली रिकॉर्ड मेंटेन करते हो थ्रू जोहो सॉफ्टवेयर्स वगैरह वगैरह। काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं आज के टाइम पे तो मार्केट में, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं।
तो ओवरऑल ये खर्चा पूरा वैल्यूएट करके उनको सबमिट करोगे। ये नॉर्मली आपके सीए करेगा, मगर ये बहुत सारे चीज़ें आपको मेंटेन करनी होती है। तो एट लास्ट अगर किसी को ये किसको करना चाहिए, देखो अगर आपको कोई पैसे की दिक्कत नहीं है, सर मेरे पास पैसे तो बहुत है तो मैं कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 50-60 हज़ार का कॉम्प्लाइंसेस का कॉस्ट कोई बड़ा मेरे लिए है नहीं, और मैं एक्सपोर्ट में घुसना चाहता हूँ और मुझे बेस्ट कंपनी बता दो कि बार बार कंपनी चेंज करनी ना पड़े, कि ऐसा हो कि 40 लाख के ऊपर चले गए तो फिर हमें प्राइवेट लिमिटेड करनी पड़ी। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि प्रोप्राइटरशिप तो होता है, मगर 40 लाख का एक कंटेनर ही निकल गया तो 50 लाख के ऊपर है, तो फिर 50 लाख का तो एक ही कंटेनर में हो गया, तो फिर मुझे दोबारा, अभी तो मैंने जीएसटी कराया, अभी मुझे प्राइवेट लिमिटेड कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फिर ये सारी दिक्कत नहीं झेलना है, सर मुझे वन टू ऑल पूरा एकदम सोल्यूशन बता दो, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बेस्ट है, आप करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि 40-50 हज़ार में का खर्चा डालूँ, तो मेरे लिए ऑप्शन क्या है, आप प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप पे रुके रहो, जब टर्नओवर बढ़ जाती है, जब पैसे आ जाते हैं, उसी पैसे से आप कंपनी के रजिस्ट्रेशन भी करा देना, क्योंकि बिजनेस अपने लिए पैसा कमा लेगा कल जाके, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको पैसे डालने होते हैं, बाद में बिजनेस जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा तो फिर आपके पैसा कमाई होती रहेगी, तो फिर उसके हिसाब से आपकी बिजनेस बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो उसी पैसे से आप कंपनी की जितना चाहिए उतना बड़ा वाली कंपनी आप खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टार्टिंग में थोड़ी है कि हाँ अपने पास पैसे कम है वगैरह वगैरह, तो फिर आप उसको रोक दो। तो ये मेन चीज़ आपके लिए डिपेंड करेगा। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं कि देखो, अगर इसमें आपको 2 पार्टनर नहीं चाहिए तो आप अकेले भी शुरू कर सकते हो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मगर वहाँ पे लिखा रहेगा रोहित देसाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता था अगर नॉर्मल केस में। अगर नहीं वहाँ पे कोई डायरेक्टर नहीं चाहिए, मैं अकेला ही रहूँगा, तो फिर क्या होगा कि रोहित देसाई ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो जाएगा। ओपीसी बीच में आ जाएगा, इसका मतलब है कि 1 पर्सन कंपनी। तो ये मेंशन रहता है, ये रोहित देसाई जो कंपनी है, रोहित देसाई ओपीसी कंपनी है, तो उस हिसाब से लोगों को भी पता रहेगा कि 1 पर्सन कंपनी के अंदर रजिस्टर्ड हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको यूज़ करना है। तो देखो एक तो बहुत खर्चा है, को बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, सारा रिकॉर्ड जो होते हैं, खर्चे जो होते हैं, इनकम जो होती है, वो सारा प्रॉपरली मैनेज करोगे तो ये बेस्ट है। अगर नहीं होता है, थोड़ी बेजिम्मेदाराना थोड़ी हरकतें हैं, तो कभी किसी से अकाउंट के पैसे दे दिए, किसी को कैसे भी ट्रांसफ़र करा दिया, वो सब चीज़ें अगर आप कर रहे हो तो फिर वो चीज़ें आपको देख के आपको प्राइवेट लिमिटेड प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप पे आपको रुक जाना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम आपको अकाउंटेंट रख के ही आपका सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैनेज कर सकते हो। हाँ, अकाउंटेंट को क्या है कि फुल टाइम रखो, हाफ टाइम रखो, पार्ट टाइम रखो, या मैं हफ्ते भर में एक बार बुलवा लो, सारा खर्चा दे दो, वो रिकॉर्ड करके रख देंगे, फिर वो आपके सीए के पास चला जाएगा, फिर वहाँ पे आप सारा डॉक्यूमेंट्स मैनेज प्रॉपरली कर सकते हो। ये बेनिफिट्स होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। अगर ये एक बार करते हो तो आप फंडिंग लेने में भी दिक्कत नहीं है, ना किसी और चीज़ के लिए, और कितने लोगों को भी आप शेयर्स बेच तक सकते हो, कितनी भी रेशियो में। तो ये काफ़ी चीज़ें आपको रिकॉर्ड में आएगा, तो ये प्रॉपरली रिकॉर्ड होगा। जिसको भी आपने शेयर बेचना है तो सीए को पूछ लेना क्या ड्राफ्टिंग है, क्या एग्रीमेंट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप सारे कंपनी की शेयर्स वगैरह बेच सकते हो या लिक्विडिटी आप किसी को दे सकते हो, राइट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे मैं सारे जो फॉर्मेट्स है इसकी पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, थोड़ी सपोर्ट करो। और साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो से कोई नॉलेज मिला है, जो चीज़ें आपको पता नहीं थी वो चीज़ें पता चली है, तो प्लीज़ लाइक कर देना, और कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करना। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।